हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप अपने एसएसटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जी जान लगा करके मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होगे। अब समझ में आ रहा है ना एसएसटी क्या है। सच में सालों साल टेंशन है यार, 4 बुकें हैं, इतना सारा सिलेबस है, रिवाइज करने बैठोगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करें भैया, तो एक सॉल्यूशन लाया हूं ना मैं आपके लिए। तो यहां पर ये है हमारे पास में लास्ट मिनट क्वेश्चन। भैया इससे पहले तो हमें किसी ने कराया नहीं है, किसी ने दिया नहीं, आप क्या लेके आए हो। तो ये है लास्ट मिनट क्वेश्चन का मतलब ये है कि भैया आपके पास में सिलेबस बहुत सारा है, तो उसको रिवाइज करने से अच्छा है कि आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें वीडियो में डाला है और उसके साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के अंदर है, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस है ना एक बारी में रिवाइज हो जाएगा। और इसके अंदर एमसीक्यू भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है। तो मतलब सारे तरीके से आपका ना ये एक पैकेज है जिससे कि आप ना लास्ट टाइम के ऊपर एसएसटी को अच्छे से रिवाइज करके फोड़ सकते हो। यार तुम्हें ना इस बार एसएसटी को भी फोड़ना है। तो यहां पे सबसे फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन, मतलब कि बेसिकली डेट्स के बारे में है। तो हमेशा बात याद रखना कि अगर हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मोस्टली आता है डेट के ऊपर कि कब वो स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद में सेकंड आता है कि क्यों वो स्टार्ट हुआ था, और फिर लास्ट के अंदर उसकी एंड डेट क्या थी। ये तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब देखिए इसके अंदर बोला गया है कि विदड्रॉ कब हुआ था। तो विदड्रॉ होने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था। तो जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको स्टार्ट किया था 5 सितंबर 1920 में इसको स्टार्ट करा गया था। इससे क्या हुआ था कि हमें ना जितनी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके साथ में हम कॉर्पोरेशन नहीं कर रहे थे, वो था इसका पूरा मेन मकसद। और इसको जब हमने विड्रॉ किया था, मतलब इसको बंद किया था, तो इसको जो बंद किया गया था वो किया गया था फरवरी 1922 में। तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे पास में है कि फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी को किसने बनाया था। तो आप लोगों को बता देता हूं कि स्वराज पार्टी बेसिकली फॉर्म हुई थी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पार्टी फॉर्म हुई थी। अब देखिए जो पार्टी है इसको कब फॉर्म करा गया था, तो इसको फॉर्म करा गया था, इसकी डेट एक बार याद रख लेना। ये भी आ सकता है कि स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी। तो इसकी जो डेट थी वो थी 1 जनवरी 1923 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी। और इसके अंदर जो CR दास थे, या ये नोट डाउन कर लो कि जो CR दास थे ये थे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्या थे, ये थे प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के। और उसके साथ में जो यहां पर मोतीलाल नेहरू थे, मैं इनको MN से कर देता हूं। तो जो मोतीलाल नेहरू थे ये यहां पर एक तरीके से सेक्रेटरी थे इसकी पार्टी के। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि द इनफेमस जालियांवाला बाग मास स्केयर टुक्स प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल फेयर। तो अब देखिए आपको मैं इसके बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, देखते हैं कि कौन कौन इसका सही आंसर करता है। तो देखो जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर कब हुआ था, डेट बताना, 13 को हुआ था या फिर वो 19 को हुआ था। इन दोनों में से क्या डेट है जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर की कौन सी डेट थी। अप्रैल था, 1919 था। जल्दी से बताओ कि इन दोनों में से कौन सी डेट थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं कि जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर हुआ क्यों था। तो देखिए हुआ क्या था कि है ना, जो पंजाब है, पंजाब की साइड में एक फेस्टिवल बनाया जाता है, बैसाखी बनाया जाता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा पार्क था। तो यहां पर क्या हुआ कि लोग इकट्ठा हुए, फेस्टिवल बनाते तो बहुत सारे लोग आते, तो वही इसी तरीके से बहुत सारे लोग आए। ठीक है, ये इस तरीके से लोग आए और फिर इसके बाद में यहां पर क्या कर रही है, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। उसी के साथ में क्या हो रहा था कि पूरे जो हमारे इंडिया था उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट वगैरह हो रहे थे। तो यहां पर इसमें मूवमेंट भी हो रहा था और उसी के साथ में एनुअल फंक्शन, दोनों के दोनों काम हो रहे थे। तो क्या हुआ कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रिटिशर्स को पता लग गया। अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके अंदर जो था एक जनरल डायर था, याद रखना इसका नाम, ये जनरल डायर था। जनरल डायर जो था ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो डाकू। ठीक है, ये क्या था, ये था एक डाकू। ठीक है, हम इसको याद रखने के लिए डाकू बोल रहे हैं। तो ये डाकू आया और इसने क्या करा है, जब इसको पता लगा कि इतने सारे लोग हैं तो इसने क्या करा कि इनको है ना फोर्स करने के लिए एक तरीके से यहाँ पर एक मैन गेट था, तो ये इस मैन गेट से घुसा और इसने इस मैन गेट को क्लोज कर दिया और बाकी के जितने भी गेट्स थे उन सभी को क्लोज कर दिया। और फिर इसके बाद में यहाँ पर इनके लोग आ गए, तो जैसे कि लाइन के अंदर इनके लोगों को इस तरीके से खड़ा कर दिया और फिर इसके बाद में इनको ऑर्डर दे दिया गया कि इनको फायर कर दो। तो ऐसे फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि इसमें ना बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जिस वजह से क्या
हुआ कि उसके बाद में इंडिया के अंदर बहुत कुछ हुआ था। तो ये था बेसिकली हमारे पास में जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर। तो ये किस लिए हुआ था, यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, हमारा क्वेश्चन तो ये था कि किस लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये जो लोग थे ये इकट्ठा हुए थे बैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे, और जो इसकी डेट है वो है 13 अप्रैल 1919, इसकी डेट है जालियांवाला बाग मास स्क्वेयर की। ठीक है, अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। 1909 में ये जो बुक लिखी गई थी इसका कौन ऑथर है, तो बस एक ही बुक के बारे में जिक्र है। तो इस बुक के जो राइटर थे वो थे हमारे पास में महात्मा गांधी जी, इस बुक के राइटर थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो गया, लेकिन आप लोगों को मैं भगत सिंह के बारे में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताता हूं। इनके चाइल्डहुड की स्टोरी है, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था तो ये उस टाइम पर पैदा हुए थे। तो इनकी एज अप्रोक्सीमेटली 13 या फिर 14 होगी, आप ही की एज के थे। तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ था कि इन्होंने देखा कि बंदूक से ना किसी आदमी को मार दिया गया, तो वहां पर इनके दिमाग में शुरू से आ गया कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि गन थी ना उसको है ना जमीन में गाड़ दिया, कि इसमें ना जैसे कि पेड़ होता है तो उसके फल लगते हैं। तो इनको भी लगा कि हम अगर गन को जमीन में गाड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि गन होंगे, फिर उसके बाद में हम ब्रिटिशर से लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में उस टाइम पर गन नहीं होती थी। तो देखिए इस टाइम पर इतनी सी एज के अंदर इनके अंदर ये था कि मुझे है ना मेरे देश के लिए कर रहे हैं। तो यार इंडिया के लिए ना एक अलग सी फीलिंग आती है जब कभी आप इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तो टाइम मिले तो एक बार इनके जैसे जो हमारे एक तरीके से सोल्जर्स थे, बहुत ही एक्सीलेंट सोल्जर्स थे जिन्होंने हमें एक तरीके से इंडिपेंडेंस दिलाई थी, उनके बारे में एक बार जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो जब कभी भी एक क्वेश्चन के अंदर आए ट्रू या फिर फॉल्स उसको हाईलाइट कर लेना, और फिर उसके बाद में अबाउट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि सत्याग्रह इज अ नॉट अ फिजिकल फोर्स। तो हाँ भैया ये एकदम से करेक्ट बात है, सत्याग्रह से फिजिकल फोर्स का कोई भी रिलेशन नहीं था, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी का मानना यह था कि अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं वो ट्रू है, और अगर हम इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हैं वो भी ट्रू है, तो हमें ना फिजिकल फोर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फिर उसके बाद में इट इज द वेपन ऑफ अ वीक, नहीं ये एकदम से गलत बात है। उनका मानना यह था कि सत्याग्रह इज अ वेपन ऑफ स्ट्रांगनेस। और फिर इसके बाद में यहां पर जो ये बी वाला ऑप्शन है ये तो हमारा गलत हो गया, और सी वाले ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि सत्याग्रही डू नॉट इन्फ्लिक्ट द पेन ऑन द एडवर्सी। तो ये भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो चुका है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहां पर दिया गया है कि इट, देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि इट डिड नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये एकदम से गलत है, क्योंकि यहां पर इन्हें गवर्नमेंट के पास में पावर थी कि वो है ना कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो उसको रोक सकते हैं और उनको प्रिजन के अंदर डाल सकते हैं 2 साल के लिए, उनको कोई भी रीजन नहीं देना उसके लिए। अब इसके बाद में आता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के अंदर कहा गया है कि इट डिड नॉट अलाउ द डिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर द 2 years। ये भी गलत है, अगर इसके अंदर डिड नॉट नहीं होता तो ये एकदम से करेक्ट हो जाता, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल फॉर द 2 years। ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो चुका है इसके लिए। और उसी के साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो रॉलेट एक्ट था इसकी जो डेट थी वो जब ये स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1919 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। वहीं पर जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1917 में। तो 1917 मतलब सत्याग्रह ओल्डर था, फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट आया था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आर ट्रू। कि मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के क्या क्या इफेक्ट थे लोगों के ऊपर। तो सबसे पहला जो इफेक्ट यहां पर दिया गया है वो ये है कि द इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन द 1921 टू 1922। ये एकदम से सही बात है, क्योंकि इस एक्ट के अंडर में क्या हुआ था कि जितने भी हमारे खादी था, खादी क्या होता था कि हम खुद से बनाते, तो खादी के लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, हमने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया, और फॉरेन क्लोथ्स जो थे हमने उनको फायर लगा दिया। तो एक तरीके से हमने क्या करा कि उनको बायकॉट कर दिया था। क्या कर दिया था? बायकॉट कर दिया था।
और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट है वो ये है कि इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और द फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स। ये एकदम से सही बात है कि जो हमारे मर्चेंट्स वगैरह थे उन्होंने अपना लॉस होने दिया और उन्होंने बोला कि हम इसके लिए ट्रेड नहीं करेंगे, फॉरेन ट्रेड हमें नहीं करना है। और फिर से ये ऑप्शन के अंदर दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माइल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, और उसी के साथ में जो इंडियन टेक्सटाइल माइल्स थी वो आने लग गई थी, हैंडलूम्स वगैरह स्टार्ट हो गए। तो ये सब इफेक्ट था किसका? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबोव आर करेक्ट। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि द ट्राइबल पीपल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ड्यू टू विच द मतलब कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे ट्राइबल पीपल्स थे कि मतलब आदिवासी लोग थे, उन्होंने क्यों उनके अगेंस्ट में आए। उनको तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था, चाहे से कोई भी सरकार, वो तो जंगल में रहते हैं। लेकिन क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इतने गंदे थे, इतने हरामखोर थे, उन्होंने ना कुछ भी नहीं छोड़ा, हर किसी को उन्होंने परेशान किया। तो इसलिए हर कोई उनसे लड़ना चाहता था। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि द ट्राइबल पीपल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेस दियर कैटल्स। उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि फॉरेस्ट के अंदर ये जो आदिवासी लोग हैं ये नहीं जा पाएंगे। तो जब ये नहीं जा पाएंगे तो इनकी कैटल्स वगैरह थी, गाय भैंस बकरी वगैरह, तो ये खाना कहां से खाएंगे। तो ये यहां पर इनके लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। फिर इसके बाद में जो अगला है कि द ट्राइबल पीपल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग द फ्यूल वुड्स एंड द फ्रूट्स। और उसी के साथ में उनको ये भी कह दिया गया कि ना तो तुम यहाँ से फ्रूट्स लेकर के जा सकते हो और ना ही तुम यहाँ से जो लकड़ियाँ होती है जिनसे कि ये खाना वगैरह बनाते हो वो भी नहीं लेकर के जा सकते। तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगा दी गई थी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल्स वर डिनाइड। और उसी के साथ में जो उनके राइट्स थे उनको भी मना कर दिया गया कि अब से तुम्हारी ये राइट नहीं है। तो इन सभी रीजन की वजह से क्या हुआ था कि जो ट्राइबल पीपल्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक तरीके से रिवोल्ट करने लग गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में डी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट रहने वाला है। तो डी को मार्क कर लेना, मैं डी को लिख भी देता हूं, बहुत बार आप लोगों को दिखता नहीं है। और फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और द फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया इन। मतलब एक तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी प्रेसिडेंसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड कब हुई थी। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड जो थी वो हुई थी दिसंबर 1929 के अंदर इसकी डिमांड स्टार्ट हो गई थी कि हमें ना फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, तुम जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हो अब और नहीं कर पाओगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी 2000% है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। महात्मा गांधी जी की जो फेमस जो सॉल्ट मार्च थी, मतलब डांडी मार्च जो थी, उसी से रिलेटेड है कि फ्रॉम द आश्रम इन साबरमती टू डांडी, जो उनकी फेमस सॉल्ट यात्रा थी वो स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर कितना डिस्टेंस हुआ था। तो बेसिकली आप लोग समझो कि जो सॉल्ट मार्च थी वो क्यों स्टार्ट हुई थी। तो देखो सॉल्ट जो होता है वो चाहे से कोई भी रिच से रिच पीपल देख लो या फिर पुअर से पुअर देख लो, उनके खाने में आपको सॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा और ये बेसिक नीड है। तो इसके ऊपर भी क्या करते थे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये लेती थी टैक्स। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर भी क्यों टैक्स देंगे। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, तो उन्होंने क्या करा कि मैंने इस रूल को तोड़ दूंगा। उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंडर ही इसको स्टार्ट किया था कि हमें ना हम इस मूवमेंट के साथ में क्या करेंगे कि सॉल्ट खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि इसमें यह था कि सॉल्ट आप बना नहीं सकते, आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा और उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने क्या करा कि समुद्र किनारे गए और वहां से उन्होंने सॉल्ट बना करके इस लॉ को ब्रेक किया था और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंडर था। तो ये जो डिस्टेंस थी टोटल, ये डिस्टेंस थी हमारे पास में 240 माइल्स की डिस्टेंस थी। तो ये याद रखना 240 माइल्स इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि यहां से स्टार्ट हो जाएंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से क्वेश्चन। तो यहां पे अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ज्यूसेपे माजी। तो देखिए ज्यूसेपे माजी जो नाम है ये है एक ग्रीक वर्ड है। तो ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इट फाउंडेड द अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड द यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप जो था उसको
इसको नेम वगैरह किया गया था, तो ये कहां पर हुआ था, तो इसके जो प्लेस का नेम था वो था ब्रेन। ठीक है, ब्रेन इसका प्लेस का नेम था, तो ये याद रखना है कि ब्रेन जो है वो इसके प्लेस का नेम है और इसको फाउंड करा गया था ज्यूसेppe माजी ने। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिबरलिज्म। तो देखिए लिबरलिज्म के बारे में क्या क्या बातें सही हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कहा गया है कि एबोलिशन ऑफ ए स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, की वहां पर ना स्टेट्स के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप है ना इस स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रेड कर सकते हो, इस तरीके से वहां पर। तो ये था कि इन सभी चीजों को हटा देना चाहिए, स्टेट रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में बी ऑप्शन जो है उसके अंदर कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ द मार्केट ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल, और वहां पर फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट के पास में कि जो अपना गुड्स वगैरह है जो भी उनके पास में है उसको आसानी से वो मूव कर सके, उनकी कैपिटल वगैरह के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक और टर्म का पता होना चाहिए, वो होती है सोशलिज्म। ठीक है, देखिए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग क्या था, सोशलिज्म में ये होता था कि है ना आपको है ना पूरी पूरी जो भी कैपिटल है, कैपिटल को ना सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आज इंडिया के अंदर सभी को एक ही पैसे रखने हैं, मतलब कि सभी का एक ही लेवल रहेगा। तो अभी जैसे कि अंबानीज हैं, ठीक है, अंबानीज हैं, अंबानीज के पास में कितनी कैपिटल है, बहुत ज्यादा कैपिटल, मतलब $100 बिलियन, ठीक है, इतना बिलियन डॉलर। तो ये तो बता भी दिए कितने जीरो होंगे इसके बाद में जब आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये कैपिटल क्या है कि सभी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे लोग कितने हैं भैया, हमारे लोग हैं 120 बिलियन, और सभी के बीच में ऐसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अडानीज हो गया, अंबानीज हो गया, इन सभी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग के पास में, तो सभी के पास में अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो ये ही एक सोशलिज्म का एग्जांपल है कि सभी को एक जैसी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है सभी को जब सभी का पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर की कहा गया है कि हु मेड द फेमस रीमार्क। अब देखिए एक तरीके से एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, मतलब एक तरीके से फ्रांस जब छींकेगा तो द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस द कोल्ड, मतलब कि बचे हुए यूरोप को जुकाम हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो ये स्टेटमेंट जो था वो किसने दिया था, तो ये जो स्टेटमेंट था वो दिया था मेट्रिनिक ने। तो यहां पर मेट्रिनिक इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि द स्टेट्स जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ अ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द। अब जैसे कि जो स्टेट जर्नल थे उसको इलेक्ट करा गया बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन की तरह, तो उन्होंने किस चीज को रीनेम किया था, उन्होंने रीनेम किया गया था नेशनल असेंबली को। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की है कि द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन। जो पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था वो कहां पर हुआ था, तो ये जो हुआ था ये हुआ था फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ये तो याद रखने वाली ही चीजें हैं। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर की है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर क्रिएट हुई थी। तो सबसे पहले ऑप्शन के अंदर यहां पे दिया गया कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड एंगर इन विलेजेस ड्यू टू द फोर्स रिक्रूटमेंट। तो ये एकदम से सही बात है। आप देखिए जब कभी भी वर्ल्ड वॉर वगैरह जैसी सिचुएशन होती है तो वहां पर क्या होता है कि सोल्जर्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करते हैं कि जो आर्मी है वो विलेजेस के अंदर जाती है और बोलती है कि जितने भी 18+ लोग हैं वो आइए, और उनको है ना एक तरीके से फोर्स अगर नहीं आना चाहता तो भी उनको लेकर के जाते हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर एक जो नेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। तो उसी वजह से क्या हो रहा था कि वहां पर गांव के लोग डर जाते हैं कि आर्मी में जाएगा तो मर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने देश के लिए जो है वो आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ यार मेरे देश के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है, मतलब अगला ऑप्शन के अंदर दिया गया कि कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज्ड। कस्टम जो ड्यूटीज थी वो भी इंक्रीज होगी, एकदम से करेक्ट बात है। और इसी के साथ में इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। तो इनकम टैक्स जो था वो इसी टाइम के ऊपर इंट्रोड्यूस करा गया था कि भैया अगर तुम है ना 100 रुपए कमा रहे हो ना तो इसमें से ना 90 रुपए सरकार रख लेगी। उस टाइम के ऊपर यही सिचुएशन थी और 10 रुपए तुम्हें मिलेंगे। तो यार ये इस चीज का भी बहुत सारे लोगों ने एक तरीके से करा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास में तो कुछ बचा ही नहीं, हमारी सैलरी इतनी इतना टैक्स रख लेते हो। अभी भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट ऐसा करती है कि आपकी अगर जितनी ज्यादा सैलरी होती जाती है उतना ही ज्यादा आपका टैक्स होता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 30 लाख
प्लस कमाते हैं तो फिर आई थिंक कि आपके मतलब लैख की स्पेलिंग देखो मेरी, ठीक है, 30 लैक्स अगर आप कमाते हैं तो 30 लैक्स के ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% टैक्स देना होता है। और फिर उसके बाद में अगर आप मान लीजिए कि 50 लैक्स से या फिर 1 करोड़ कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको अप्रोक्सीमेटली 50% टैक्स देना होता है। मतलब आप 1 करोड़ कमा रहे हो उसके ऊपर 50 लाख आपको टैक्स देना है, जिसके अंदर कि आप आराम से 1 साल के अंदर एक नई फॉर्च्यूनर ले सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट यहां पर आपको टैक्स लगा देती है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फिर इसके बाद में इसीलिए ये सारी सिचुएशन सही है, तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर की कहा गया है कि एज पर द सेंसस ऑफ 1920 द मिलियंस ऑफ पीपल्स डाइड ड्यू टू 1921 के अंदर बहुत सारे लाखों लोग मरे थे। वो क्यों मरे थे? उनके मरने के पीछे एक वजह थी कि जो उस टाइम के ऊपर सिचुएशन थी वो ये थी कि सूखा पड़ गया था, एक तरीके से अनाज नहीं हुआ था, और उसी के साथ में वहाँ पर ना लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा था। तो जब आपको खाने को नहीं मिलता तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? तो इसी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर उस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग मरे थे, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मरे थे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में वो रहेगा ए ऑप्शन की एपिडेमिक एंड फेमेनाइज। तो ये इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया, सूखा पड़ गया था, एक तरीके से भूखमरी आ गई थी। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसके अंदर की कहा गया है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो हर किसी को याद ही रहेगा। ये है कि मैनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन द सर्च ऑफ एल डोराडो द फ्लेबिड सिटी ऑफ। अब देखो ये जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को याद आ जाएगा यार, एल डोराडो, तो आप लोग इसको केजीएफ से बहुत ही आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो केजीएफ के अंदर क्या थी? केजीएफ के अंदर गोल्ड की बात है, तो एल डोराडो का देखते ही गोल्ड का आंसर टिक कर देना। देखो आपने मूवी देखी है, मूवी की बेइज्जती मत कराना एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन तो सही होना ही होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कहा गया है कि अमेरिकन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैज नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीजेस दैट कम फ्रॉम यूरोप। कि अमेरिकन्स के पास में जो डिजीज थी उनकी इम्यूनिटी मतलब कि ह्यूमिनिटी, आई थिंक ह्यूमिनिटी एकदम से सही वर्ड रहेगा। मैं तो एकदम से कई बार क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, मैं प्रोनाउंस एकदम से सही करता हूँ। एक बार की क्या बात है कि मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसके अंदर एंड का प्रोनाउंसिएशन था और मेरे से एंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा था बार बार, तो देखो ऐसी हो जाती है। तो इसी के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। ऐसा कौन सा था जिससे कि बहुत ज़्यादा डेडली किलर था? तो वो यहाँ पर था स्मॉल पॉक्स, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर कोविड-19 आया था, कोविड-19 के पास में किसी के पास में इम्यूनिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो चाइना वाले हैं उनके पास में है, इंडिया वालों के पास में नहीं, यूएसए वाले हैं उनके पास में है, ऐसा कुछ भी नहीं था। किसी के पास में भी इम्यूनिटी नहीं थी क्योंकि वो एक नई तरीके की डिजीज थी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आपके पास में द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड उसको हमने मतलब कि उसके ऊपर खेती नहीं कर रहे फॉर द पास्ट ऑफ 1 to 5 ईयर्स एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड, कि मतलब 1 से 5 साल के लिए हम उसमें खेती नहीं कर रहे तो उसको क्या कहेंगे? तो बेसिकली ये जो टाइम होता है 1 से 5 साल का, ये इसको कहा जाता है एक एग्रीकल्चरल साइकिल, ठीक है। एग्रीकल्चर साइकिल कहा जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो रिचार्ज होती है, उसकी कैपेसिटी होती है वो इंप्रूव होती रहती है इन टाइम के अंदर, तो इसको एग्रीकल्चर साइकिल कहते हैं। तो एक तरीके से कैसी लैंड हो गई? वो हो गई हमारे पास में फैलो लैंड हो गई। तो डी ऑप्शन तो इसका आंसर हो गया। लेकिन हमें इससे थोड़ा सा और चीजें जानो कि बाकी की लैंड्स क्या काम आती है। तो सबसे पहले आती है बैरन लैंड। बैरन लैंड वो होती है जिसके ऊपर की कोई भी खेती नहीं होती, जिसके ऊपर कोई भी क्रॉप्स वगैरह नहीं उगती। तो ये कौन सी लैंड होती है? ये होती है डेजर्ट की लैंड होती है, ठीक है। डेजर्ट की जो लैंड होती है वही होती है हमारे पास में बैरन लैंड। और फिर इसके बाद में आता है फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट लैंड कौन सा होता है? वो होता है जिसके अंदर की जंगल होता है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। लेकिन जो ग्रेजिंग लैंड होती है ये होती है कैटल्स के लिए, कि कैटल्स के लिए जो आप लोग देखते होंगे कि बहुत खेत होते हैं, आपने मतलब आई थिंक कि मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि हरा हरा होता है, तो वही यहाँ पर जहाँ पे कि जो गाय भैंस वगैरह या फिर बकरी वगैरह चरती हैं उसी को ही ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जो भी आंसर है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर उसके बाद में इसका आंसर देना। इसका क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस वॉज कन्वेड टू डिस्कस द इन्वायरमेंटल, यहां पे क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ
ग्लोबल लेवल इन 1992। तो ये जो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, तो वो कौन सी थी? इन तीनों में से आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताओ। पहला जो है वो है कोयोटो प्रोटोकॉल। तो देखो कोयोटो प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली ये था हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के डिसीजंस लिए गए थे कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। तो वो सब डिसीजन किसके अंदर आते? वो आते कोयोटो के अंदर। अब इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था बेसिकली ओजोन लेयर के रिगार्डिंग था कि हमारी जो ओजोन है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, तो क्या किया जाए। तो इसके तहत इन्होंने बताया था कि जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो भैया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसके जितना भी यूज़ है उसको बैन कर दो। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है रायो डी जेनेरो अर्थ समिति। तो यही यहाँ पर डिस्कस कर रही थी कि हमारे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इसके तहत आता है। और फिर लास्ट वाली है कि वर्ल्ड समिति ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये जो है ये फॉर्म हुई थी 2002 के अंदर, और ये इस समिति के अकॉर्डिंग ये था कि आप लोगों को है ना जो डेवलपमेंट करना है वो ये देख करके करना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन हो उसके लिए भी फॉसिल फ्यूल्स बचने चाहिए, उसके लिए भी रिसोर्सेज बचने चाहिए। तो उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया, और ये फॉर्म हुई थी 2002 में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर क्या आता है कि इंडिया हैज अ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। एंड फिर इसके बाद में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंश्योर द परनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो इसके तहत ये कहा जा रहा है कि हमारी इंडिया के अंदर बहुत तरीके की लैंड है और बहुत तरीके के फीचर्स वगैरह बहुत कुछ है। तो हमारे इंडिया को ऐसी कौन सी जगह है जहां पर की रिवर्स भी होती हैं और उसी के साथ में टूरिज्म भी होता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, तो बस एक ही चीज होती है, वो होते हैं पहाड़। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, हिंदी के अंदर बता रहा हूं मैं, तो वही है, एक ही चीज है, वो है हमारे पास में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। सोइल इरोजन होने से क्या होता है कि एक तरीके का वो लैंड डिग्रेडेशन ही होता है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजोरिटिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेजोरिटिज्म को अडेप्ट करा गया था। तो ये बस एक ही कंट्री है जो कि है हमारे पास में श्रीलंका। श्रीलंका होगा इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ पावर शेयरिंग फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब कि आपको क्या लगता है कि पावर शेयरिंग की क्या जरूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये तो एकदम से सही बात है कि जितने भी पावर शेयरिंग से क्या होता है कि आपके पास में ना डिसीजन लेने की अलग अलग पावर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको चॉकलेट खानी है, ठीक है, अगर आपको चॉकलेट खानी है तो ये डिसीजन कौन ले सकता है? ये आराम से आपकी मम्मी ले सकती हैं। आप खाओगे या नहीं खाओगे वो मम्मी ले सकते हैं, उसके लिए पापा के पास में जाने की जरूरत नहीं होती। जो भी सुप्रीम डिसीजंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपकी फीस का डिसीजन कौन लेंगे? वो आपके फादर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है इसे क्या होता है कि पावर शेयरिंग हो जाती है कि पावर किसके पास में ज्यादा है। वैसे पावर तो मम्मी के पास में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी पापा को ही पावर ज्यादा मिलती है क्योंकि हमें पापा से ही ज्यादा डर लगता है। तो ठीक है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उनके पास में तीसरी तरीके की गवर्नमेंट है। तो बताइए कि कौन सी है वो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनमें से। तो सबसे पहली आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, ना सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, ना ही वहां पर आप लोगों के पास में लिबरल गवर्नमेंट है। वहां पे है एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली कम्युनिटी डिसाइड करती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोगों की क्लास है, आपकी क्लास फॉर एग्जांपल के लिए 10th के अंदर 2 सेक्शन है, ए है और बी है। तो ए एक कम्युनिटी होगी, बी एक कम्युनिटी होगी। तो ये है ना अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि हमारे को है ना अच्छी क्लास के अंदर फैन नहीं है। ये बोलेंगे कि हमारी क्लास के अंदर है ना फैन तो है लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं होती तो हमें एसी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो
कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सी कंट्री एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में यूएसए, एकदम से सही ऑप्शन है। यूएसए ही सभी एक साथ आए थे और फिर उसके साथ में फेडरेशन को इंप्लीमेंट किया था। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है कि व्हाई इज द पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? ऐसा क्यों होता है कि जब हम जो डिफरेंट गवर्नमेंट के पास में पावर जाती है, गवर्नमेंट ऑर्गन्स के पास में, तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट द सेम लेवल। इससे क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो एक ही जगह के ऊपर आसानी से रह सकते हैं, मतलब एक ही जगह के ऊपर स्टेबल रहते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है कि इन इंडियाज फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन, जो कि इंक्लूड होनी चाहिए हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट हो गया। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट of India enjoys the special power under the article 371? तो ये 371 आर्टिकल के अंदर एक ही स्टेट आता है। जैसे आप ऑप्शन पढ़ोगे, एक आप देखोगे राजस्थान है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ये सभी तो बेसिक स्टेट्स है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन जो एक स्टेट है नागालैंड, नागालैंड ही यहाँ पर स्पेशल पावर को एंजॉय करता है 371 के अंडर में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल है? तो भैया एक ही एग्जाम्पल होता है, वो होता है फार्मिंग। इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द पोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप? जो कि 7 से ऊपर होते हैं, उनके जो कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो किसके अंदर आते हैं? तो भैया वो सिंपल सी बात है, वो आते हैं हमारे पास में लिटरेसी रेट के अंदर। तो लिटरेसी रेट इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया है। और फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम? एवरेज इनकम क्या होती है? तो एवरेज इनकम ये होती है कि टोटल आप कितना, हमारी कंट्री जो है, जैसे कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर टोटल आपकी जो इनकम है, टोटल कंट्री की इनकम है, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम उसकी पॉपुलेशन से। अब देखो पॉपुलेशन के अंदर ना, पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास में 120 करोड़ पीपल्स हैं। अब देखो 120 करोड़ है, इनमें से कोई एक ऐसे लोग हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, जिनकी इनकम कितनी है, वो है हजारों करोड़। और कुछ ऐसे हैं जो इनकी इनकम है करोड़ों में, और कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम कितने में है, वो है लाखों में, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी इनकम पूरे साल भर की हजारों में भी है। तो यही यहाँ पर जो टोटल है, वो टोटल सभी का ऐड किया जाता है, चाहे से आप कितना भी कमाते हो, और डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से। टोटल पॉपुलेशन से करेंगे, ये नहीं कि जो अर्निंग कर रहे हैं उनका, नहीं, टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। और फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? HDI को क्या डिफाइन करता है? तो बेसिकली HDI होता है, एक ह्यूमन को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है। और हेल्थ अच्छी हो गई, फिर उसके बाद में आपको क्या चाहिए? आपको एजुकेशन चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए, नहीं तो आपको हर कोई बेवकूफ बना देगा। और फिर लास्ट के अंदर आपके पास में इनकम होनी चाहिए। तो यही 3 इसके फंडामेंटल होते हैं HDI के, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। HDI के डी के बाद में क्या आता है? E, तो इसका आंसर हो जाएगा HEI। याद करने की टेक्निक बता रहा हूं मैं, कभी नहीं बोलोगे। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया और उसमें कहा गया है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रेस्पेक्ट नेशन और स्टेट बाउंड्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? मतलब कि क्या है कि, मतलब जैसे कि ये जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसके अंदर ये नहीं आता कि आप कौन से नेशन से हो या फिर कौन से स्टेट से हो, बस आपको ना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के अंडर, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर क्या आता है?
तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि अ डेली वेज वर्कर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये क्या है, इसका फिक्स्ड नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्टर का काम खत्म हो गया तो इसकी तो जॉब जा चुकी। और फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि एन इंजीनियर गेटिंग ऑल द एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज। और एक इंजीनियर है, जैसे कि आप इंजीनियर बनोगे तो आपको एक जॉब मिली है, तो वहां पर क्या हुआ कि आपको एम्प्लॉयमेंट के सारी की सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो ये क्या है, ये है एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और फिर इसके बाद में है कि एक क्लीनिंग स्टाफ इन अ प्राइवेट स्कूल। तो ये भी नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट को बिलोंग करता है और इसमें हो सकता है कि इसको फायर कर दिया जाए क्योंकि ये प्राइवेट है। और फिर इसके बाद में टेलर है, टेलर स्टिचिंग द क्लोथ्स एट हिज होम। तो वो अपने घर पर ही कपड़े बना रहा है। तो मान लो कि लॉकडाउन हो गया तो उसका तो कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं बिका। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है बी ऑप्शन की, एक इंजीनियर जो है वो एक गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है महात्मा गांधी नेशन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 स्टेट्स द गारंटी ऑफ अ मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि गांवों के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो उनको क्या करती है गवर्नमेंट, बोलते कि हम तुम्हें ना 100 दिन का काम देने वाले हैं। इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू फुलफिल दीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट वुड हैव टू, मतलब कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट नहीं दे पाती 100 दिन का काम, तो उनको क्या करना होता है, गवर्नमेंट इस केस के अंदर करती है, गवर्नमेंट पे द कमीशन इन द ल्यू ऑफ दीज डेज। और ये अगर वो काम पर नहीं जा रहे तो भी उनको उस केस के अंदर पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट अपना काम करवा ही लेती है। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इमेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही देने वाले हो। जल्दी से देखो इस इमेज को और जल्दी से इसका आंसर दो कि ये इमेज है कौन सी। आइडेंटिफाई इट्स नेम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, जैसे कि जो भी आंसर है ए, बी या सी या फिर डी, जो भी इसका आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जर्मेनियन, इसका एकदम से सही ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन जिसका भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी, एंड जिसका गलत हो गया उसको भी वेरी गुड, क्योंकि तुम कीप ट्राइंग, कम से कम तुमने ट्राई तो किया। जिसने ट्राई नहीं किया अगले वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगले वाला क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ पर्शियन किंग हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्सिलेज। तो अब ये कौन था, इसका नाम बता दो यार। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसने नहीं किया वो ये वाला कर लो, जिसने कर लिया वो भी एक बार ट्राई करो। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है विलियम फर्स्ट, जिसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट अबाउट बकलन्स नेशनलिज्म। बकलन्स नेशनलिज्म के लिए कौन से करेक्ट हैं। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि द बकलन्स रीजन, बकलन मैंने क्या बोल दिया यार, मैं कई बार क्या होता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर देता हूं। तो अब देखते हैं कि द बल्कन रीजन बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ऑटमन एम्परर। एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है कि भैया जो ऑटमन एम्परर था उसी की वजह से ही वो इसके पार्ट बने थे। फिर सेकंड आता है कि द रीजन कंप्रेस्ड ऑफ एथिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक्स एंड सर्ब्स एंड मॉन्टेर्गो। तो क्या ये यहाँ पर सही बात है, एकदम से सही बात है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि ब्रिटिश एंड द एथिक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। एकदम से गलत बात है, उनको बिल्कुल भी स्ट्रगल वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इसके लिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया, तो ये इसको मार्क कर लो। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है आपके पास में, व्हाई डिड द वीवर्स इन सिलेशिया रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। 1845 में उन्होंने उसके अगेंस्ट में क्यों रिवोल्ट करा था। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजंस। तो यहां पर इसके अंदर ये था कि जो रीजन, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके पीछे का रीजन यही होता है, या तो आप उनको अच्छे से पैसे नहीं दे रहे, अगर आप उनको सही टाइम पर वेज दे रहे हो तो आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तो ही तो वर्कर आपके पास में काम नहीं कर रहा। तो इसके अंदर तो पहले ही था कि कॉन्ट्रैक्टर डिडंट पे दियर ड्यूज, उनके जो ड्यूज थे वो पे ही नहीं कर रहा था, इसीलिए यहां पर क्या हुआ था, सिलेशिया रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1845 में। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि है आइडेंटिफाई द मेजर एक्सेप्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। तो ऐसा कौन से एक्सेप्ट थे जो इन्होंने हेल्प करा कि नेशन स्टेट बनाने में ब्रिटेन में। तो यहाँ पे एक ही आएगा, वो आएगा द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवोल्ट सीज्ड द पावर फॉर मोनार्की। और फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जो पार्लियामेंट बनती है ब्लडलेस
कोई भी रिवॉल्ट वगैरह नहीं होता, बहुत ही आराम से कोई भी वॉर वगैरह नहीं होता, वो फॉर्म हो जाता है। और फिर इसके बाद में आते क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर की कहा गया है, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इनके तहत बताओ कि कौन से वाली सॉइल है। जैसे कि डेवलप्स इन द एरिया विद द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इट इज लो इन द ह्यूमस कंटेंट, फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। तो बस एक ही है, वो है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज वी कैन पुट टाइडल एनर्जी, जिसके अंडर कि हम टाइडल एनर्जी को डाल सकते हैं। तो भैया टाइडल क्या एनर्जी क्या होता है कि ये हमें मिलती है नेचर से, और जो भी हमें नेचर से मिलता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से आप लोगों को गिफ्ट होता है नेचर से। और अब देखो टाइडल एनर्जी क्या होता है, टाइडल एनर्जी जनरेट होती है सी और ओशियन के अंदर। तो सी और ओशियन में जब ये जनरेट होती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट होती है, इसीलिए क्या होती है, ये होती है रिन्यूएबल होती है, बार बार ये जनरेट होती रहती है, रिन्यू होती रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड एक बार जरूर से लिखेगा, देखते कि कितने सारे बच्चों ने देखा है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।